आपको लाइफ में करना क्या है, आप ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ अलग अलग फील्ड्स किस टाइप से काम करती है। हेलो गाइस, अंकित वैभव। 5 मिनट वेट कर रहा हूं मैं ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, देन फिर क्वेरीज वगैरह शुरू करते हैं। आई थिंक आई एम ऑडिबल, प्लीज कंफर्म ओवर द चैट। चैट भी ऑन है गाइस, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म। गाइस चिराग सर भी हैं हमारे साथ। चिराग सर जीएसटी मास्टर क्लास चिराग सर ने ली है। लास्ट अभी हम सेशन जीएसटी का ही कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज रह गई थी, तो हमने कहा कि चिराग सर को हम ऑडिट के सेशन में भी इनवाइट कर लें। किसी को कोई जीएसटी की भी क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं, राइट? आई थिंक पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, सेशन को शुरू कर सकते हैं अपन। हाय स्टूडेंट्स, वैभव, अंकित, पायल। पहले कौन बात करना चाहेगा? गाइस आप अनम्यूट कर सकते हो, चैट पे भी लिख सकते हो, जैसे भी कन्वीनियंट हो। आई थिंक अर्चित फर्स्ट क्वेरी आ गई है चैट सेशन में। फॉर डायरेक्ट एंट्री बिग फोर इंटर्नशिप, ये आपने शायद अभी लास्ट सेशन में भी लिखी थी। अंकित त्रिपाठी। हाँ, चैलेंज है अंकित, चैलेंज है डायरेक्ट एंट्री में। इसमें कुछ कर नहीं सकते। ये इंस्टीट्यूट की जो स्कीम है डायरेक्ट एंट्री की, इसकी तरफ बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रिंसिपल्स और फर्म्स देखती नहीं हैं अच्छी तरह, आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता अंकित, बहुत बड़ा चैलेंज है एक आर्टिकलशिप ढूंढना भी और जॉब ढूंढना, और साथ में सीए परस्यू करना वाइल परस्यूइंग योर आर्टिकलशिप। पहले जो हमारा PE2 हुआ करता था, उस टाइम पे कॉन्सेप्ट होता था, तब खाली डायरेक्ट एंट्री की तरह ही चलती थी चीजें, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब से दो स्कीम्स बन गई हैं, डायरेक्ट एंट्री और नॉर्मल रूट, तब से डायरेक्ट एंट्री में एक चैलेंज हो गया है दोस्त, तो कुछ कर नहीं सकते इसका। अभी जो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वहां ज्वाइन करना है, और उसके बाद फिर सीए क्लियर करने के बाद डेफिनेटली हर जगह अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोई बात ही नहीं है। बट अर्चित, अंकित का क्वेश्चन है तो क्या मुझे सीए चूज करना चाहिए या नहीं। आई वुड से कि सीए चूज करने में तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको हो सकता है कि बिग फोर में या टॉप फर्म्स में आर्टिकलशिप ना मिले, बट वो वैसे भी सीए स्टूडेंट्स में शायद 2-3% सीए स्टूडेंट्स को मिलती हो। तो हम सिर्फ उस वाली अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, लेकिन बाकी 97% स्टूडेंट्स के साथ तो हम compete कर सकते हैं। तो सिर्फ इस चीज से हमें सीए ना चूज करना इज शुड नॉट बी एन ऑप्शन। अर्चित। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक बात है। सो लक्ष्य है हमारे पास। लक्ष्य ने सबसे पहले वीडियो ऑन करी है, तो लक्ष्य के पास चलेंगे। लक्ष्य मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ क्या? हाँ जी लक्ष्य। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लक्ष्य। पहले तो ये बताओ कि कोर्स कैसा लग रहा है, कितनी क्लासेस देख ली हैं? सर मैंने ऑडिट मास्टर क्लास कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं बस और यही कहूंगा कि मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब धुआं आग लगा देंगे पूरा। बहुत ही बढ़िया भाई, आग ही लगानी है। जहां जाएंगे इंटरव्यूअर कोई रोक ही नहीं सकता भाई। यू हैव टू बी द बेस्ट पर्सन बिल्कुल इन द रूम, चाहे 50 जने बैठे हो साथ में। भाई हमें वो चीज आती है जो हम आगे 2 साल में करने वाले हैं। यस अब सर, चाहे हमसे करा लो, बिल्कुल। चाहे हमसे पूछ लो, हमें तो सब आता है भाई। तो यस सर, बिल्कुल आता इंटरव्यूअर है की सर। आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाएंगी भाई, ये कैंडिडेट है जिसके पास पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। यही अपना मोटिव है लक्ष्य, राइट? यस सर, बिल्कुल। बताओ जी। सर, हाँ मेरा डाउट था कि जैसे मैंने अभी चैन में एग्जाम दिए हैं, और चैन में मेरा मतलब बहुत कुछ क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ। और मेरा भी जैसे बीकॉम का लास्ट ईयर है शहीद भगत सिंह कॉलेज से। हम्म। और मैं भी मतलब ट्राई किया था, मेरे को कॉलेज से ट्राई किया था, तो मतलब बिग फोर्स का तो हो नहीं पाया अभी, मतलब से अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कोई। राइट। तो सर मेरे को भी अब तो 30 अप्रैल का आ रहा है कि वो कट ऑफ डेट है। हाँ। तो अभी मतलब मिड साइज फर्म में मतलब लोअर मिड साइज मिल रहा है, अपर अपर नहीं मिला अभी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी। आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड है लक्ष्य? यस सर, बहुत कुछ क्लियर हुआ Gen 21 में, और ओके। मतलब एग्जामिशन है इन 6 सब्जेक्ट्स। देखो ये क्वेश्चन हम कल के लाइव सेशन में भी, एग्जामिशन 6 सब्जेक्ट्स, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है फिर तो। सर और मेरा AIR 8 मार्क्स से रहा है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य। थैंक तो यू देखो सर, एक तो थैंक मैं ये कहूंगा कि आपका रेगुलर कॉलेज सबसे बड़ा प्लस पॉइंट,
ठीक है। दूसरा, बोथ ग्रुप्स क्लियर विद सच अ गुड मार्क्स, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कट ऑफ की जहां तक बात है, हम कल के सेशन में ही बात कर रहे थे कि अनऑफिशियली, हाँ अनऑफिशियली ऐसा लगता है कि कट ऑफ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आपको बिग फोर के लिए ट्राई करना चाहिए, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी। लिंक्डइन पे करो, ठीक है, ईमेल्स करो, पर्सनल कनेक्ट्स के थ्रू ढूंढो। और अगर बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि कट ऑफ डेट, एक्सटेंडेड कट ऑफ डेट भी मीट नहीं हो रही है और हमको उससे पहले ज्वाइन करना है, तो आई वोंट रेकमेंड कि आप अपना अटेम्प्ट डेफर कर दो, ठीक है। अटेम्प्ट डेफर नहीं करना है क्योंकि बोथ ग्रुप्स क्लियर है। तो जहां बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अभी वहां ज्वाइन करो। और फर्स्ट 3 मंथ्स तक भी हम डिस्कस कर रहे थे कल कि फर्स्ट 3 मंथ्स तक शायद ट्रांसफर बिग फोर में भी अलाउड होता है, तो वो वाली अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। नहीं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि उससे पहले ही आपको 100% अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। और आप कॉल करके बताओगे हमें कि हमारा यहाँ पे हो गया है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल है ना। एंड सर मैं अभी सोच रहा था कि मतलब जीएसटी कोर्स के लिए, तो सर मतलब बेसिकली थोड़ा एक ओवरव्यू होगा कि मतलब जीएसटी का किस ओवरव्यू टाइप में का वो चिराग तो सर से। चिराग सर हैं बिल्कुल यहाँ पे, चिराग सर बताएंगे कि जीएसटी में क्या क्या कवर कर रखा है कोर्स में। तो लक्ष्य देखो, ये कोर्स जो है इस समय पे मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप ले लो। ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको जीएसटी के अंदर जाना है, मैं बिल्कुल नहीं मान के चल रहा कि आपको जीएसटी के अंदर जाना है। इसके दो रीजन है। एक तो रीजन है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप एक सीए स्टूडेंट हो। बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज हर किसी को है, लेकिन जब सामने से आपके फैमिली में कोई आगे पूछता है भाई तू तो सीए कर रहा है, तो बता कि ये जीएसटी 1 की क्या डेट चल रही है, ये मेरे एक इनवॉइस में ये दिक्कत आ गई थी, क्या करूं। तो हमें इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम सोसाइटी में भी बात कर सके। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन कि आपने जैसे ऑडिट मास्टर क्लास कर ली तो आपको ऑडिट काफी पसंद आया होगा, नो डाउट, और आपका मन भी कर रहा है ऑडिट ज्वाइन करने का। एक बार आप जीएसटी मास्टर क्लास करो, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। आप ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाओ अलग अलग फील्ड्स किस टाइप से काम करती है, अलग फील्ड्स में क्या काम होते हैं, किस चीज में आपका इंटरेस्ट बन रहा है। तो आप उससे पहले आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। एक चीज देखोगे वो पसंद आएगी, नो डाउट, लेकिन जब दो चीज देखोगे तो आप उनके बीच में कंपेयर कर पाओगे। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से मैं कहूंगा आपको लो। अभी जीएसटी में इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी एक बार आप देखो। और जहां तक ये बात है कि हमने क्या कवर किया है, तो देखो हमारा जो आपका आईपीसीसी में जो थ्योरी कवर होगी वो हमारे फर्स्ट 3-4 क्लासेस के हमने थ्योरी को रिपीट किया है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग स्टाइल में किया है, वो भी पूरा प्रैक्टिकली चीजों से लिंक करके रिपीट किया है कि जो भी आपने बुक्स में पढ़ा है वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद हमने 4-5 क्लासेस कंप्लायंसेस के ऊपर लिए जिसके अंदर आप सीख जाओगे जीएसटी 1 कैसे फाइल करते हैं, 3B कैसे फाइल करते हैं, ई-वे बिल कैसे बनाते हैं, या फिर उसके अंदर एनुअल रिटर्न कैसे होती है, जीएसटी ऑडिट क्या होती है, क्या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, कैसे डाटा एनालिटिक्स चेक्स लगने चाहिए, वो सभी। और लास्ट में हमने कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट डील किए जो आप जब सीए बन जाओगे तो आपकी लाइफ में काफी काम आएगी। जैसे कि हमने लिटिगेशन केस लॉज कैसे होते हैं, उन्हें रीड आउट कैसे करते हैं केस लॉज को, उनके अंदर से क्या ऑब्जर्वेशन निकालनी होती है केस लॉ में से, उनको कैसे यूज करना है। और उसके अलावा ई इनवॉइसिंग क्या हो रही है आजकल। अगर आप ऑडिट में भी करियर बना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनवॉइसिंग क्या है, कैसे हो रही है, क्या ये जो भी इनवॉइस है ये जीएसटी कंप्लायंट है या नहीं। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा ऑडिट में जाता है तो उसको हमेशा अदर लॉज जरूर देखने होते हैं। ऑडिट कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड है काफी, तो अदर लॉज का भी सारी नॉलेज हो जाएगी। तो सभी एडवांस कॉन्सेप्ट भी कवर है, ई इनवॉइसिंग, B2C QR कोड, बेसिक्स भी कवर्ड है और कंप्लायंसेस भी, तो आप कंसिडर कर सकते हो। राइट। अगर आपको स्पेसिफिक क्वेरी है कोर्स रिलेटेड या जीएसटी रिलेटेड तो बताओ। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, शॉर्ट में ये है। यस सर श्योर, मैंने डेमो भी देखा था, आरसीएम का था एक, और इनवॉइसिंग का वीडियो था डेमो। राइट। सो थैंक यू वेरी मच लक्ष्य, थैंक यू वेरी मच यार, ऑल द वेरी बेस्ट। डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, पक्का विश्वास है। थैंक यू सर, गुड लक। हाँ जी, और कौन बात करना चाहेगा भाई? विभव सेठी थे, अभी कहाँ चले गए? पंकज, अर्चित। हाँ, पंकज के पास चलते हैं। पंकज, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पंकज कैसे हो? Am I audible? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। पंकज, यू आर नॉट ऑडिबल। पंकज, कुछ हेडफोन्स का इश्यू है, इनपुट आउटपुट का। हाँ, एक बार दोबारा ज्वाइन करो। सूरज भी कह रहे हैं कि आई हैव अ क्वेरी। एक मिनट सूरज, आपके पास आ रहे हैं इसके बाद, अगर पंकज का नहीं चलता। पंकज एक बार आप, हाँ पंकज शायद आपकी आवाज आ रही है अब।
हाँ सर, आवाज आ रही है अब? हाँ जी, अब आ रही है, बताइए। जी सर। हाँ जी। तो सर एक्चुअली मेरा Jan 21 में फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ है और मेरे को कंफ्यूजन है कि आर्टिकल से अभी ज्वाइन करूं या नहीं करूं। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? सर सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट November 19 था। ओके, एंड सेकंड ग्रुप का भी आपने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है? नहीं सर, सेकंड ग्रुप का अटेम्प्ट नहीं दिया है। तो देखो पंकज, आई वुड एडवाइस कि अगर आप एक अटेम्प्ट दे सकते हो सेकंड ग्रुप का, तो आप एक अटेम्प्ट ट्राई करो। बोथ ग्रुप्स क्लियर होने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज टॉप फॉर्म्स में मिलेंगी, वो अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं मिल पाएंगी। सो अगर आप ये 6 मंथ्स इन्वेस्ट कर सकते हो तो बिल्कुल करो, और सेकंड हाँ ग्रुप सर। क्लियर करने के बाद जाओगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी डेफिनेटली। मेरी तो पर्सनल एडवाइस ये रहेगी। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को 6 मंथ्स अभी नहीं लगाने हैं, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह के लिए सोच सकते हो आगे। तो दीज आर द टू ऑप्शंस। पंकज, अगर आप अभी ज्वाइन करो तो एक ऑप्शन ये रख सकते हो, जिस भी फर्म में ज्वाइन कर रहे हो उस फर्म से बात करके रख सकते हो कि विद इन द फर्स्ट ईयर अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल स्विच, और मुझे अलाउ कर देना। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो। सर बिग 4 में तो स्विच वालों को नहीं लेते ना। राइट, ट्रांसफर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। पंकज, लिमिटेड होते हैं। अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं तो ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, बट अगर 3 मंथ्स एक्सीड हो जाते हैं तो कंसीडर नहीं करते। तो सर आई एम प्लानिंग फॉर November 21। अगर उसके बाद मैं बिग 4 के अप्लाई करूं तो कुछ चांस होगा मेरे सिलेक्शन का? November 21 के लिए अगर आप प्लान करो और अभी ज्वाइन कर लेते हो तो? नहीं सर, अभी मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, November 21 अटेम्प्ट के बाद ही ज्वाइन करूंगा। डेफिनेटली बिल्कुल होगा। अगर आप चांसेस तो कहीं होंगे पंकज, क्योंकि अप टू 3 अटेम्प्ट्स बिग 4 इजीली कंसीडर करती है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। कंसीडर तो करेगी एप्लीकेशन को, चांसेस होंगे। वेल थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पंकज। थैंक यू पंकज। कोर्स का फीडबैक भी दे दो, कैसा लगा कोर्स आपको? सर एक्चुअली कोर्स मैंने कंप्लीट नहीं किया, इतने दिन तो बीकॉम की क्लासेस में चला गया। सो आई थिंक मैं ऑडिट सब्जेक्ट कंप्लीट करके फिर अटेंड करूंगा कोर्स। ओके ओके ओके, ग्रेट। तो आर्टिकलशिप गाइडेंस वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है? जी ठीक है सर। पंकज, थैंक यू सो मच। तो सूरज के पास चलते हैं। सूरज हमारे साथ लास्ट सेशन में भी थे। Yes, actually, I had one more query, so it went, Yes, Suraj, tell me. Yeah. So can I proceed with it? Can you hear me? Yes, Suraj, you are audible. Yeah, Chirag sir, the query is for you. So actually, what has happened? One of my client, he was not filing his returns. Okay. So if he had not filed his return for last 6-7 months, so he got a notice from GST department for cancelling his GST return. So GST registration. Okay, so it's been 3-4 months now, and he wants the GST number. So, is there any alternative? Like, what is the solution for it? Sorry, I couldn't hear your last line. He wants the same GSTN number. And so not required. He does not require any GSTN number. If we can get a new GST number, that is okay. But can we apply for it, because he has just got his number cancelled 3-4 months by the GST department? Suraj, I understand that his GST number is not cancelled yet, right? No, his number is cancelled. Okay, his number is cancelled. If his number is cancelled, he can apply for the revocation. In the classes, you have also seen that there is an option to file for the revocation application. But yes, also you can apply for the new registration. There would not be any issue. So revocation would involve a lot of late fees, you know. Right, yeah. Right. So that is why we don't want to proceed with that option. But the query was like, can we apply for a new number? Yes. You can apply for the new department number. Will issue it. There will be no department will issue it, but there could be a scenario where department may issue clarification, because department have the data of every PAN number. If the same PAN number is there, then department will get to know that his registration was earlier cancelled due to such reasons, and he may still ask for the penalty. So if there is any option to apply with the new PAN number, that would be great. If there is no option, then you apply with that PAN number only, and there could be possibility that department may again ask for the penalty. So if we apply for with the new PAN number, it would be in the name of someone else, right? Right. Yeah. So that would not serve my purpose. Actually, the main motive is to apply from his PAN number itself. But can we get a number? Because he does not want to pay the late fees. Okay, and he wants the number, GST number. You can try it. Because the late fees comes to around 1 lakh rupees. I had calculated.
and then the business is not that much that he would be interested in paying so much of amount. You can apply with the new number, and but there will still remain a possibility, so because department what would be the clarification asked in that case? That why the earlier registration was cancelled, and when you will say that earlier registration was cancelled due to non-filing, then they may ask that we will not issue a new certificate, you go for the revocation of that application. Okay, so if there is any clarification asked, can we mention like there was no invoices, there were no billings, and that is the reason we did not file? Because even if we don't have invoices, we have to file returns. Yes. You can always give the reasons that there were no invoices. We don't. But will it be a valid reason? Because even if there are no invoices, we have to file a return. See, Suraj, no knowledge of law is no excuse in India. Yeah, right. You cannot say that I don't know the law, I don't know what was the last date, but still people do that. You can say that. No, so that's what I'm saying. We cannot give that reason. But you can say that there we was don't no have billing, the that is why we consultants. did not file the return. So that is why I'm asking for a valid reason. What can be a valid reason in such cases? In There short, cannot be any valid reason. In short, Suraj, कोई valid reason नहीं है. The client should pay the late fees if he wants to revive his GST registration. That is the bottom line, I would say. Right. Okay, sir. Right. Thanks a lot, sir. Thank you. Thanks, Suraj. So guys, और कौन बात करना चाहेंगे? अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. अभिरूप भट्टाचार्य is with us. अनम्यूट कर देता हूं मैं. हाँ जी अभिरूप, बताओ. हेलो सर. कैसे हो फर्स्ट ऑफ ऑल? सर बहुत सही. अब मैंने आपका अभी रिसेंटली आपका कोर्स परचेज किया है, ऑडिट मास्टर क्लास. ग्रेट. एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न न्यू थिंग्स. बहुत ही बढ़िया. ग्रेट अभिरूप. कितनी क्लासेस देख ली आपने? सर मेरा 6 या 7 सेशंस हो गए. 7 सेशंस हो गए हैं. बहुत ही बढ़िया. तो आप कैश एंड बैंक एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीजें देख चुके हो, एक्सेल भी पूरा देख चुके हो. सो हाउ द व्हाट वुड बी योर फीडबैक बेसिकली? कैसा लगा आपको कोर्स? So it was really nice because being a student हमको सिर्फ theoretically पता होता है जी, but in practical life we have no idea what to do. Right. And we are very excited to learn new things, right? How Big Four really works. Correct. So that is the purpose. I'm going to appear for the interview in the next intake. I'm also I already cleared my CA. Great, बहुत ही बढ़िया. सर मेरा एक डाउट था एक ऑडिट से रिलेटेड. जी. Sir, there is a difference between internal financial control and internal control on financial reporting. देखो, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो मोर और लेस सेम ही है. बट अगर आप इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में डिफरेंस पूछो तो हाँ, उसमें डिफरेंस है. इंटरनल कंट्रोल्स कवर्स एवरी इंटरनल कंट्रोल इन द कंपनी, बट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पार्ट. तो ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं. इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, दोनों ही आपके एनेक्सर बी में जाता है, जो आपको पता होगा कि सेपरेट ओपिनियन जाती है एनेक्सर बी में ओवर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो कोई इसको प्यार से इफ कॉफर बोल देता है, कोई आईएफसी बोल देता है. तो ये दोनों टर्म्स आपकी इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, लेकिन इनका मतलब सेम ही है. रिपोर्टिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जो भी हमारे कंट्रोल्स हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड, वो सारे हमको चेक करने हैं, उन पे अपन को ओपिनियन देनी है, उनकी कंट्रोल टेस्टिंग करनी है पूरी, जैसे भी हमने क्लासेस में देखा था उस तरीके से अपन को चेक करके पूरी उस पे ओपिनियन देनी है. And it is mandatory for the auditor to express an opinion, of course, for a certain list for companies. Yes. It is mandatory. It is a part. Is there any control which is not related directly to the financial statement? So is it required by the auditor to give an opinion on the same? नहीं, हमारी ओपिनियन सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड कंट्रोल्स पे ही रहती है. आप वो देखोगे जब एनालाइजर भी, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि हमारी वर्डिंग्स क्या है. ये ओपिनियन फ्रेम करने के लिए हम एविडेंसेस जो गैदर करते हैं उसमें हम हेल्प ले सकते हैं और कंसल्टेंट्स की. जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, आईएफसी ऑडिट अलग से करवा लेती हैं, तो उनकी रिपोर्ट पे रिलायंस प्लेस करके द फाइनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर गिव्स हिज ओपिनियन. लेकिन फाइनली जो रिस्क है और जो सारी चीजें ओपिनियन आपको देनी है, वो स्टैट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द स्टैट्यूट. तो उनको तो देनी ही है. एविडेंसेस वो गैदर कर सकते हैं और बाकी बाहर से थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं. दैट इज इट. ऑडिटर्स एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो हम पढ़ते थे, उनकी हेल्प ले सकते हैं. दैट इज इट. लेकिन ओपिनियन तो देनी ही है. दैट इज द थिंग. थैंक यू सर. तो थैंक यू अभिरूप. तो सीए अभिरूप भट्टाचार्य बोलना चाहिए अपन को. अभिरूप no, I'm just a CA final student. अच्छा, you are CA final student. Okay, great. Yes sir. So thank you Abhiroop. Thank you.
और कौन है हमारे साथ? कुछ चैट में क्वेरीज आई हुई है। हाँ, मैं चैट की क्वेरीज देख लेता हूँ। एक्चुअली जो पहले वीडियो ऑन कर रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी है भाई, चैट उसके बाद है। जो वीडियो ऑन करेंगे सबसे पहले उनकी क्वेरी ली जाएगी। So can you please tell me how we select samples from a vast data after determining a materiality level? हाँ, मैं ये ले लेता हूँ क्वेरी। यश देखो क्या है, जैसे आपने देखा हो एक्सपेंसेस की क्लास में, तो हमने मटीरियलिटी के बेसिस पे नंबर ऑफ सैंपल्स डिटरमिन कर लिए। फॉर एग्जांपल हमको 5 सैंपल्स लेने हैं फॉर द एक्सपेंस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो हमने वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पूरा लेजर डंप लिया और वहां पे फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैम्पलिंग मेथड्स डिप्लॉय कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने क्लासेस में देखा कि हाई वैल्यू बेसिस पे जो सबसे हाईएस्ट आइटम्स है हमारे वैल्यू बेसिस पे, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया एज अ सैंपल। और उसके बाद अगर हमको दूसरा कोई और लेना है तो हम रैंडम सैम्पलिंग भी ले सकते हैं, हैफोवर्ड सैम्पलिंग भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना आपका पूरा लेजर डंप है उसमें से कोई भी रैंडमली सैंपल्स उठा के अपन चेक कर सकते हैं। बट इन द क्लासेस वी हैव डन चेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाई वैल्यू सैंपल्स। तो हाई वैल्यू इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स। रैंडम बेसिस होता है, हैफोवर्ड बेसिस होता है। इससे पूरा गाइडेंस नोट है हमारा आईसीआई का कि किस तरीके से अपन सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या है। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपकी ऑर्डर मेथोडोलॉजी के हिसाब से आप अपना सैंपल सिलेक्शन का तरीका डॉक्यूमेंट करो और उसके हिसाब से सैंपल्स को सिलेक्ट करके चेक करो। सो दैट इज द थिंग। किन्हीं ने वीडियो ऑन करी थी आई थिंक, मैं क्वेरी ले रहा था तो वो मिस आउट हो गई। आइडिया सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। यश इसमें ACL सॉफ्टवेयर होता है, आइडिया होता है, ऑल्ट्रिक्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर की भी आप हेल्प ले सकते हो। नहीं तो आप सीधा ऑडिट ऑफ जजमेंट एक्सरसाइज करके अपना सिंपली एक्सेल के ऊपर भी सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। आइडिया इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आइडिया से ही लेना है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेरी हमारी किनकी है? कोई वीडियो ऑन कर लो भाई, वीडियो पे बात करना ज्यादा कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है। आई थिंक किन्हीं ने तो वीडियो ऑन करी थी, मुझसे मिस आउट हो गए। अर्चित जिन्होंने ऑन की थी वो शायद लीव हो गए हैं। हाँ। यस राइट। तो मैं एक बार अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ सबको। मैंने अलाउ कर दिया टू अनम्यूट, जो भी बात करना चाहें वो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नागराज, सोवन सिंह, तमीर, यश, लक्ष्य, हरिकृष्णा, पंकज। हाय हरिकृष्णा, आपने वीडियो ऑन करी है, आप एक बार अनम्यूट भी कर दो। हाँ जी हरि। आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। हेलो हरी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार दोबारा ट्राई करो। माय माइक इज नॉट वर्किंग, आप एक बार टाइप कर लो यहाँ पे। बेनफोर्ड लॉ, ये आपका फॉरेंसिक में यूज होता है। यश, आपने क्वेश्चन पूछा है कि बेनफोर्ड लॉ क्या है। बेनफोर्ड लॉ आपका फॉरेंसिक में यूज होता है। फॉरेंसिक ऑडिट का हमारा एक कोर्स बन रहा है और उसमें सारी चीजें बहुत डिटेल में कवर होंगी। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च इट वेरी सून। पूरा उसमें सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स आपके डिस्कस होंगे और ये सारे जो बेनफोर्ड लॉ वगैरह लगता है वो भी उसमें डिटेल में डिस्कस होगा, राइट। वर्षा, रोहन, पंकज। रोहन, हाउ टू ऑडिट इंटरेस्ट इनकम ऑफ एन NBFC। दोस्त, ILFS का हमने एग्जांपल लिया था, अगर आपने सारी क्लासेस देखी हैं तो इंटरेस्ट इनकम वैसे ही चेक करनी है जैसे कोई भी बैंक्स में अपन करते हैं। बैंक ऑडिट का भी हम सोच रहे हैं कि सेपरेटली कोर्स बना लें। जैसे हमने क्लासेस में देखा, हमने शायद FD का देखा है, बैंक स्पेसिफिक हमने कोई सेशन नहीं लिया। तो उसमें क्या है कि आपको जो भी आपने लोन्स दे रखे हैं, NBFC की मेन इनकम कैसे है, जो आपने लोन्स दे रखे हैं जिसको हम एडवांसेस बोलते हैं, उस पे जो हमारा इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, तो वहां पे आप चेक करोगे कि जिनको हमने लोन्स दे रखे हैं उस पे कुछ सैंपल पे पार्टी सेलेक्ट करोगे, उनके सैंक्शन लेटर्स निकलवाओगे। सैंक्शन लेटर्स में देखोगे कि क्या टर्म्स ऑफ लोन है, कि हमने किन टर्म्स पे लोन दिया, कितना इंटरेस्ट रेट है, मूविंग इंटरेस्ट है या फिक्स्ड इंटरेस्ट है, और उसके बेसिस पे उनकी रिकवरी कैसे हो रही है। एक तो वो एस्पेक्ट चेक करने वाला होता है और दूसरा इंटरेस्ट इनकम, कि जितनी आपका जिस तरीके से रीपेमेंट शेड्यूल है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, जैसे हमने बोरिंग्स की क्लास में देखा था,
उसके हिसाब से ही इंटरेस्ट बुक हो रहा है या नहीं हो रहा, और रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट भी हो रही है या नहीं हो रही। एनबीएफसी और बैंक्स में मेन चीज जो चेक करने वाली होती है दैट इज रिकवरी ऑफ एडवांसेस, कि कोई एडवांस आपका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग तो नहीं हो रहा, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग टू बी चेक। आप एक बार वीडियो ऑन करके और आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जितना मेरे को चैट से समझ आया वो मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। यश इज सेइंग सर आई एम वेरी एक्साइटेड टू दिस फॉरेंसिक ऑडिट कोर्स। बिल्कुल यश, फॉरेंसिक का भी आएगा अभी, राइट। सो निशा, पंकज, रोहन जो पूछना चाहें क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैंने अलाउ किया हुआ अनम्यूट करने का, आप वीडियो ऑन करके या फिर। हाँ जी पंकज। सर अभी मैं वो। हाँ जी पंकज आपकी आवाज नहीं आ रही पंकज, फिर से नहीं आ रही आपकी आवाज, दोबारा ट्राई करो। स्टिल तब तक हम चैट में देख लें कोई और क्वेरी। कह रहे हैं कि चैट में यू विल द फॉर द प्लेसमेंट असिस्टेंट फॉर्म। पंकज आप प्लेसमेंट असिस्टेंट फॉर्म बिल्कुल भरो, उस पर मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ। तो जैसे जैसे वैकेंसीज हमारे पास आएंगी कोई भी टॉप फर्म्स की, तो हम आपका डेटाबेस उनके साथ शेयर करेंगे। दे विल शॉर्टलिस्ट यू एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। प्लेसमेंट असिस्टेंट फॉर्म तो भरना ही है, मुझसे भी मिस आउट हो गया अभी इस सेशन में एड्रेस करना। हमारा हर कोर्स में प्लेसमेंट असिस्टेंट फॉर्म डला हुआ है, आपको वो बिल्कुल भरना है। अपनी सारी उसमें चीजें डालो, और जैसे ही हमारे पास वैकेंसी आएंगी वी विल डेफिनेटली फॉरवर्ड योर CV and database to the recruiters, right? और कोई सवाल? वैष्णवी, सोवन, वर्षा, रोहन, यश, लक्ष्य, श्रुति। आई होप कि मैंने आपका नाम ठीक श्रुति, सॉरी, रियली सॉरी। नो सर, इट्स ओके सर। एक्चुअली मैं CA स्टूडेंट हूँ एंड इट टुक मी 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर मेरी मिस्टेक्स जो भी है। सो लाइक अब मैं क्या कर सकती हूँ सर? आपकी आवाज कट गई साई श्रुति शायद। हाँ जी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हाँ अब ठीक है, आप बताइए। हाँ, तो मेरी अटेम्प्ट्स लगी थी CA इंटर में। सो मैं अभी ऐसे क्या क्वालिटीज डेवलप कर सकती हूँ जिससे लाइक कि मुझे बिग 4 में काम करना था हमेशा से, बट अटेम्प्ट्स हो गया तो सो आर्टिकलशिप तो पॉसिबल नहीं है। right. तो 3 साल में मैं ऐसा क्या डेवलप कर सकती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ कोई मुझे मना ना कर पाए आफ्टर CA बनने के बाद। बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँ फाइनल। तो भी साई श्रुति, सबसे इम्पोर्टेंट है वर्क एक्सपोजर। जो आप इस आर्टिकलशिप में वर्क एक्सपोजर गेन करोगे ना, वो वर्क एक्सपोजर जो आप अपने CV पे लिखोगे पोस्ट क्वालिफिकेशन, सबसे पहले उसी में से सवाल पूछे जाएंगे। जो आपने चीज करी है, जो सीखी है, क्या आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं, ठीक है। अगर आप वो पोर्ट्रे कर सकते हो ओवर द इंटरव्यू टेबल, तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे सिलेक्शन ना हो। तो ये 3 साल आपको अच्छी तरह काम करके वो एक्सपोजर गैदर करना है और वो आपको पोर्ट्रे करना है ओवर द इंटरव्यू टेबल, यही है। और पोस्ट क्वालिफिकेशन भी क्यों, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी ट्राई कर सकते हो 3rd ईयर में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल। अटेम्प्ट सालों वो शॉर्टलिस्ट के बेसिस पे करते हैं, वही तो ना ही फर्म्स है जो ले अटेम्प्ट सालों को। मतलब यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ मुलुंड में, सो जो फर्म्स है वो भी दे टेक ओनली जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर स्टूडेंट्स है, या तो वो प्रॉब्लम आर्टिकल मिलने में भी एक प्रॉब्लम ही है काइंड ऑफ। जितना भी बोले अटेम्प्ट्स मैटर कर नहीं करता, सब काफी लोग बोलते हैं, बट स्टिल मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ लाइक वर्क एक्सपोजर भी। राइट, तो आप एक तो मैंने वर्क एक्सपोजर की बात करी, दूसरे जैसे हमारे कोर्स आपने इनरोल कर रखे तो वहां से आपको प्रैक्टिकल लर्निंग हो रही है, तीसरा आप कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पे तो काम रेगुलरली हर कोई करता ही है, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात करी, मैंने आर्टिकलशिप की भी बात नहीं करी। मैं कह रहा हूँ कि आप आर्टिकलशिप जहां बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां ज्वाइन करो, और उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ढूंढने का ट्राई करो। अगर वहां पे कोई 12 मंथ्स का अच्छा एक्सपोजर मिल जाए 3rd ईयर में, तो आप ये मानो कि सारे पुराने पाप धुल जाएंगे। आपको चिराग भी बताएंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी जगह से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, और उसके बाद कोई नहीं पूछता कि भाई पहले प्रीवियस एकेडमिक्स क्या थे। जैसे आज के दिन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, इतने मार्क्स कम क्यों थे, अगर कम हो भी तो वही वाली बात है कि आपके रीसेंट एकेडमिक्स, रीसेंट एक्सपोजर ही पूछा जाएगा। तो
तो आप डेफिनेटली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ट्राई करो। चिराग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे आप क्या ऐड करोगे? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि एक तो जब मैंने अपना इंटरव्यू वगैरह दिया था, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में नॉर्मली इतना कंपटीशन नहीं होता जितना आर्टिकलशिप में कंपटीशन होता है। आर्टिकलशिप में सबको होता है हमें बिग फर्म्स में जाना है या टॉप 20 में जाना है, लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वो कंपटीशन नहीं होता। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अपॉर्चुनिटीज काफी मल्टीफोल्ड होती है फर्स्टली। सेकेंडली, अपॉर्चुनिटी के साथ आर्टिकल्स अप्लाई नहीं करते। जो बिग 4 वाले आर्टिकल्स है, टॉप 20 वाले आर्टिकल्स है, वो जनरली अप्लाई ही नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने फर्म से सेटिस्फाइड होते हैं। तो हमारा कंपटीशन उन बच्चों से हट चुका होता है जो ऑलरेडी हमसे लीड कर रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन हम जैसों के साथ ही होता है, तो मिल जाते हैं। सेकेंडली, वहां पर काफी ज्यादा लोगों को ऑप्शंस नहीं होते, काफी ज्यादा फर्म्स अलाउ ही नहीं करते कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाओ, तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काफी इजीली मिल जाती है, उसमें अटेम्प्ट्स इतने मैटर नहीं करते। हाँ, कुछ बड़ी कंपनीज होगी, बड़ी एमएनसीज होगी जो बिल्कुल कहे कि 3 अटेम्प्ट चाहिए, 4 अटेम्प्ट चाहिए, 2 अटेम्प्ट चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज होती है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते उनके पास भी, तो वो काफी ज्यादा बच्चों को अच्छे से शॉर्टलिस्ट कर लेती है। और एक्सपोजर आपको इतना अच्छा मिलता है, इतना अच्छा मिलता है कि अगर आपने 2 साल आर्टिकलशिप में कुछ भी नहीं किया और 1 साल का अच्छा एक्सपोजर ले लिया, तो भी आपको बिग 4 में इजीली जॉब मिल जाएगी। मैंने काफी इंटरव्यूज देखा है, नीरज सर डालते हैं तो उसमें बोलते हैं तो ना काफी लोग कमेंट करते हैं कि मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ अटेम्प्ट्स, या जो रैंक होल्डर्स रहते हैं उनको भी मिलता है, ऐसा मिथ्स है जो भी है। बट डेफिनेटली आई विल ट्राई जो आप बोल रहे कि एक्सपोजर लेने का। बिल्कुल फैक्ट है सहिष्णुति, और आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर। उसके बाद फिर सारी अपॉर्चुनिटी, हाँ, उसके बाद सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी एंड यू विल बी कम्पीटिंग विद द टॉप गाइज। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली पहले 1 आध साल की बात है जस्ट बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट्स, तो वो आप अगर मेकअप कर लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑल्सो सर एक डाउट था, मतलब जब मेरी फ्रेंड एक ऑडिट पे जाती थी तो वो कहती थी कि लाइक जो बैंक ऑडिट्स है, तो जब वो कोई ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं तो जो बैंक मैनेजर वगैरह होते हैं ना, वो लोग अलाउ नहीं करते कि ऑब्जर्वेशंस ये करें लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में। तो क्या मैं तो होता है आपको बिल्कुल आपके इस सवाल का जवाब एकदम रिसेंटली, मैंने कल ही, बैंक ऑडिट में क्या होता है, मैंने बैंक ऑडिट के एस्पेक्ट को ज्यादा कवर नहीं किया अपने ऑडिट में क्योंकि उसका हम सोच रहे हैं कि सेपरेट कोर्स बनाएंगे। बैंक ऑडिट में जो एडजस्टमेंट एंट्रीज डलती हैं उनको बोलते हैं हम एमओसी, मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस। तो देखो, आप अगर कोई चेंज सजेस्ट करोगे जिससे मैनेजमेंट को दिक्कत होगी, ठीक है, मैनेजमेंट के टारगेट्स इफेक्ट होंगे, आप कोई अकाउंट जाके एनपीए अगर करते हो या फिर कोई और ऑब्जर्वेशन देते हो, मेन ऑब्जर्वेशन एनपीए रिलेटेड होती है, एडवांसेस रिलेटेड होती है बैंक ऑडिट में। तो मैंने तो कल ही अपने एक बैंक ऑडिट में 25 एमओसी दिए एक ब्रांच में, 25 एमओसी। तो ये तो ऑडिटर टू ऑडिटर डिपेंड करता है कि कौन कितना स्टैंड लेता है, ठीक है, कौन कितना कन्विंस तो आपको करना है। कन्विंस कर पाओ तो बहुत अच्छा, कन्विंस ना हो उसके बाद भी मैनेजमेंट और ऑडिटर जजमेंट ये है कि आपको पता है कि ये चीज ठीक है तो आप करो, उसमें ऑडिटर का राइट है एमओसी पास करने का। आरबीआई अलाउ करता है तो बैंक वाले तो कहाँ से रोक देंगे, और बैंक मैनेजर तो कौन होता है, तो ये वाली चीज है। तो वही था कि अपना इंडिपेंडेंस कैसे बनाए रखना है ऑडिटर को, माइंडसेट, इंडिपेंडेंट माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप प्रेशर में आ गए कि भाई वो बोल रहे हैं कि आप मत करो पास, तो ठीक है भाई, मैं अगर सोचने लग जाऊं कि मैं ना करूं, और वो कह रहे हैं कि भाई आप पास मत करो मेरे को दिक्कत होगी, और आप कह रहे हो कि नहीं ये चीज गलत है, हमको ये चीज ठीक करानी है, हमको इसी चीज के लिए अपॉइंट करा गया है, तो आप पास करो बिल्कुल एमओसी। तो दिस इज ऑल, इंडिपेंडेंस इज ऑल माइंडसेट। तो ये वाली चीज है, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन माइंड, दैट इज द थिंग। ये है। और सर वही कि टॉप मैनेजमेंट जो रहता है वो काफी बार लाइक अग्री नहीं करता है। इवन एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो ऑडिटर है वो डायरेक्ट सेंड कर सकता है कि लाइक विदाउट मैनेजमेंट्स परमिशन। और वो एक डाउट था लाइक ऐसे 505 है आपका जो ये इस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। वो ये कहता है कि देखो ऑडिटर का राइट है भेजने का, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट मना करता है कि इस पार्टी को आप डायरेक्ट कंफर्मेशन मत भेजो बिकॉज कोई रीजन हो सकता है स्पेसिफिकली कि कोई डिस्प्यूट है क्लाइंट के साथ, तो आप उसको अगर भेजोगे तो हमारा डिस्प्यूट और हाईलाइट हो जाएगा या फिर उससे कुछ रिकवरी होने वाली है वो मेरी हैम्पर हो जाएगी, तो आप 10 दिन रुक के भेज देना या फिर आप मत भेजो, हम कोई और ऑल्टरनेट प्रोसीजर आपको करके दिखा देते हैं, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस उसकी चेक करा देते हैं कि सब्सिक्वेंटली उसकी पेमेंट्स आ गई हैं या पेमेंट्स हमने कर दी हैं। ऐसे आप एक्सेप्शनल केसेस में ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स की तरफ जा सकते हो, बट नॉर्मली ऐसा कोई मैनेजमेंट आपको रोक नहीं सकता। अगर वो रोक रहा है, वो कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट कंफर्मेशन किसी को भी मत भेजो,
तो दैट इज अ लिमिटेशन ऑन योर स्कोप। आप उसमें बोल सकते हो कि साहब हम ऐसे ऑडिट नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद फिर आप अपनी ओपिनियन डिस्क्लेमर टाइप वगैरह की सोच सकते हो देने का। दैट इज द थिंग। और लास्ट क्वेश्चन कि सर कोविड में बहुत सारे मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं कर पा रहे हैं जो भी है, सो क्या है सर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, क्योंकि बहुत कुछ लिमिटेशन है स्कोप में ऑडिटर के लाइक और इन्वेंटरी वेरिफिकेशन। इन्वेंटरी वेरिफिकेशन इज वन कैसे ऑफ कर देम। सकते हैं विद फिजिकल गेज नहीं हो सकता है। देखो उसी की हमको ऑल्टरनेटिव ढूंढने हैं। अब कैसे कर रहे हैं? प्रैक्टिकली वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कर रहे हैं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हमारे सामने जितना हमको स्टॉक काउंट करना है आप स्टॉक शीट भेजो हमको, हम शीट टू फ्लो टेस्टिंग करेंगे, कैमरा के सामने उतनी चीजें सैंपल्स हमको खोल के दिखाओ कि ये स्टॉक ठीक से है या नहीं, और काउंट करके दिखाओ। तो ऐसे आप चीजें कर सकते हो। MRL भी लेते हैं, MRL तो लेना ही है, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर है। और जहां जहां पे आपको लिमिटेशंस हो रही हैं वहां पे कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिल जाएगा। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इज वन ऑफ देम। तो आप उनको बोलोगे कोविड की वजह से आपकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग आपकी इफेक्ट हो रही हो तो आप हमको पूरी इम्पेयरमेंट की रिपोर्ट बना के दो, उस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। राइट। ओके, थैंक यू सो मच सर। और कोर्स बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ और बिग फोर में नई काम करने का वो जो है ऐसा फील आ रहा है कि मैं बिग फोर में काम कर रही हूँ। और बिग फोर में अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली लाइव मिलेगी। क्लासेस थैंक यू सो मच। डेफिनेटली सीए बनने के बाद में भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक्स अ लॉट गाइडेंस के लिए, सबके लिए थैंक यू। तो नेक्स्ट हम चलते हैं किनके पास? ऋतिक के पास चले, रोहन के पास चले, दोनों ने ही वीडियो ऑन करी है। अक्षत का हैंड भी रेज है अर्चित। पहले वीडियो वालों की प्रेफरेंस है भाई। हाँ वीडियो भी, हाँ तभी तो हैंड रेज है ना। अच्छा, तो पहले अक्षत के पास चल लेते हैं, अगर अक्षत ने हैंड रेज करा है तो। अक्षत आप अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। हाँ जी अक्षत। कैसे हो सर आप? मेरे को मेरी आवाज आ रही है अक्षत। अच्छा सर, इनपुट आउटपुट का इशू आप पूछ लो। यस सर। सबसे पहले तो थैंक यू सर, मैंने आपका ऑडिट मास्टर क्लास का कोर्स लिया था एंड आई एम सेलेक्टेड एज आर्टिकल असिस्टेंट इन वन ऑफ द बिग फोर्स PwC। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो कैसा आपका कोर्स का फीडबैक और कैसा आपको लगा इंटरव्यू में? सर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मुझे एक एज मिल गई बाकियों से। मतलब मैं अपना इंटरव्यू अपने हिसाब से रिवॉल्व करा रहा था। मतलब वो मैंने एक लाइन लिख दी थी कि आई हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ऑडिट, तो उस कारण वो उसी पे ही मतलब 15 मिनट वो उसी पे क्वेश्चन पूछ रहे थे। बहुत यही पर्पस था, तभी तो लाइन हमने हाईलाइट करी हुई थी। हाँ, हालांकि सर मैंने थोड़े आंसर गलत दिए पर फिर भी मैं सेलेक्ट हो गया। बहुत ही बढ़िया, मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। मैंने जैसे अभी फॉर्म 112 भरते हैं ना सर आर्टिकलशिप के टाइम। हाँ। तो सर उसमें मैंने मेरी कॉलेज तो रेगुलर है, लेकिन मतलब मेरी अटेंडेंस रेगुलर नहीं है, बस मेरी कॉलेज रेगुलर है, मेरे को खाली एग्जाम देने जाना होता है। तो सर मैंने अपने जो 112 है उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस भर दिया, तो सर कोई प्रॉब्लम है क्या? अक्षत आपका दिल्ली में है या फिर मुंबई में है? नहीं सर, मेरा होम टाउन तो बीकानेर है और मेरी कॉलेज भी बीकानेर में है। बीकानेर में है। तो अक्षत एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ आपको क्योंकि मेरे को मेरी आवाज आ रही है। अक्षत इसमें बेसिकली ये है कि अगर आपके कॉलेज से आपको एनओसी मिल जाता है तो आप वो एनओसी प्रोड्यूस कर सकते हो फॉर्म में और आराम से फॉर्म भर के फिर 112 आप परस्यू कर सकते हो। दैट इज माय टेक। लेकिन अगर आपको रेगुलर कॉलेज का एनओसी नहीं मिलता तो आई डोंट थिंक कि कॉरेस्पॉन्डेंस आपको भरना चाहिए। आपको एक बार ये चेक करना चाहिए। मेरे को ज्यादा आइडिया दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस का है। मुंबई में शायद ये चीज अलाउड होती है कि रेगुलर कॉलेज के साथ आप आर्टिकलशिप कर लो उसमें, क्योंकि उनकी जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत ऑड हैं कॉलेजेस की, कि आपकी वो इफेक्ट नहीं करती आर्टिकलशिप पीरियड में। शायद सुबह का या शाम का कॉलेज होता है तो उसमें कभी इफेक्ट नहीं करती, तो वहां पे एज एन एक्सेप्शन इट इज परमिटेड। बट आपको एक बार ये बीकानेर में अपने चेक करना पड़ेगा कि ईदर दे शुड गिव दैट एनओसी और यू कैन माइग्रेट टू कॉरेस्पॉन्डेंस इफ पॉसिबल, या फिर आप तीसरा ये देख सकते हो कि भाई आपके कॉलेज के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि वो इफेक्ट नहीं करेंगे आर्टिकलशिप में, तो उस तरीके से आप फॉर्म को भर के अपने प्रिंसिपल के साथ बात कर सकते हो एक बार। हाँ सर। यस सर। एंड सर एक और था कि जैसे मैंने अपने मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे एरिया में एग्जाम्स 20 डेज चलते हैं अप्रॉक्स बीकॉम के, तो उन्होंने कहा कि वो 20 डेज लीव तो नहीं दे सकते।
तो उनका कि आप मुंबई में ट्रांसफर ले लीजिए अपनी कॉलेज का। तो सर ये भी पॉसिबल है क्या? क्योंकि मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। राइट। देखो अक्षत, मैं ये कहूंगा कि अगर देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पीडब्ल्यूसी की बिग 4 की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो तो लूज करनी ही नहीं है। तो आप कॉलेज को ऑल्टरनेटिव देखो कि किस तरीके से हो सकती है माइग्रेशन। अगर मुंबई में हो सकती है माइग्रेशन तो मुंबई में कराओ, कॉरेस्पॉन्डेंस में हो सकती है कॉरेस्पॉन्डेंस में कराओ। और 20 दिन की छुट्टियां तो हाँ एक चैलेंज रहेगा, खाली आप एग्जाम डे की छुट्टी मांगो या फिर एग्जाम डे प्लस 1 मोर डे की मांगो। अगर वो ऑल्टरनेटिव निकल सकता है तो उसका ट्राई करो। और बिल्कुल ही अगर कोई भी रास्ता नहीं निकलता तो मेरी तो पर्सनल एडवाइस ये रहेगी अक्षत कि आप कॉलेज छोड़ के इग्नू या फिर कोई और कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी लाइक DU SOL वगैरह वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। बिग 4 की अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल लूज आउट करना बनता ही नहीं है। यस सर बिल्कुल सर। राइट। ओके अक्षत, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेरी? नो सर अभी तो नहीं है। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच अक्षत। जी किनके पास चलें चिराग? हाँ जी, रोहन के पास चलें। हाँ रोहन की वीडियो ऑन है। रोहन अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर। हेलो रोहन, कैसे हो आप? बढ़िया। मैं पूछ रहा था जो प्लेसमेंट असिस्टेंस आप लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब कैंडिडेट में क्या होना चाहिए? आपने अभी आप CA परस्यू कर रहे हो? हाँ मैं CA परस्यू कर रहा हूँ और मेरा CA इंटर का सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया। सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया है। तो रोहन देखो, कोई हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनसे उनकी सारी डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे रिक्रूटर्स के साथ। जो भी रिक्रूटर्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी कि भाई हमको एज अ सेमी क्वालिफाइड कोई पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको भी पुश करेंगे। अगर किसी को क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए होंगे तो हमारे पास जो क्वालिफाइड CAs हैं उनका डेटाबेस हम शेयर करेंगे। किसी को आर्टिकलशिप की रिक्वायरमेंट होगी तो आर्टिकलशिप के लिए करेंगे। कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। जैसी रिक्वायरमेंट रिक्रूटर्स की तरफ से आएगी वैसा हम उनके साथ डेटाबेस शेयर करके आपको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और रीच आउट करेंगे। तो ये चीज रहेगी। तो आपको उसमें इनफैक्ट फॉर्म में भी मिलेगा कि आप किस टाइप की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। ईदर यू आर लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप और अ फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी, तो वहां पे आप मेंशन कर दो। उसके हिसाब से हम फिल्टर करके रिस्पेक्टिव रिक्रूटर्स के साथ आपका डेटाबेस शेयर करेंगे। ओके सर। तो सर आप लोग सिर्फ बिग 4 में रिक्रूटर्स है या? ऐसा नहीं है। हम सारी फर्म्स को जो भी हमारे साथ रहेंगी टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेगी हम उन सबके साथ डेटाबेस शेयर करके दे विल रीच आउट टू यू एंड इट विल बी योर डिस्क्रिशन वेदर टू गो फॉर द इंटरव्यू एंड जॉइन द फर्म और नॉट। ओके सर। राइट। आपने ऑडिट का कोर्स किया हुआ है, कुछ फीडबैक दे दो। कितनी क्लासेस देखी हैं अभी? मैंने अभी तक सर 3 क्लास देखी है। अच्छा, तो 3 क्लासेस में कैसा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस सर काफी अच्छा है, काफी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है। राइट, ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच रोहन, है ना। आप प्लेसमेंट असिस्टेंस फॉर्म जरूर भरना एंड वील रीच आउट टू द रिक्रूटर्स यार। डन। आगे हाँ, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट किनके पास चलें अपन? और एक और पर्सन है, पंकज ने भी वीडियो ऑन करी है। पंकज से तो बात हो गई। पंकज कितने डाउट हैं आपके? सर वॉइस आ रही है? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर चैट में दिया हुआ डाउट, एक्चुअली मेरा कोर्स 10 दिसंबर 2021 तक है। तो सर अगर मैं आर्टिकलशिप नवंबर के बाद अगर देख लूँ तो उस टाइम तो एक्सपायर होने के चांसेस हैं। तो सर वो मतलब एक्सेस रहेगा उस फॉर्म का या फिर अभी फिल करूँ उसको? कौन सा, प्लेसमेंट असिस्टेंस का? हाँ सर, प्लेसमेंट असिस्टेंस का फॉर्म तो बाद में भी आप फिल कर सकते हो और अभी आप फिल करके उसमें डाल दो कि कब आप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हो। उसमें आप मेंशन कर दो, जहाँ पे भी वो डिस्क्रिप्टिव लिखने का ऑप्शन है वहाँ पे आप मेंशन कर दो कि आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिसंबर या नवंबर। उसके हिसाब से हम आपका डेटा जो है वो कुछ सर मैं अभी भी फिल कर दूंगा और नवंबर के बाद एक बार और फिल। बिल्कुल। कोई दिक्कत है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो, मेरे को भी पर्सनली लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक्सपायरी से जो कोर्स है उसके एक्सपीडिशन के बाद तो फॉर्म एक्सेस नहीं कर पाऊंगा मैं? हाँ, उसके बाद कुछ ना कुछ चैलेंज तो रहेगा फॉर्म का, लेकिन उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होगा। आप अभी तो मेंशन कर ही दो,
बाकी आप रीच आउट कर लेना, फॉर्म को इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, फॉर्म तो कोर्स के बाद भी भर लिया जाएगा, कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकाल लेंगे। फॉर्म से रिलेटेड मैं कांटेक्ट करूंगा बाद में। राइट। थैंक यू। थैंक यू पंकज। ऋतिक के पास चलते हैं। ऋतिक, गुड इवनिंग सर। रेखी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, मैंने आपका कोर्स लिया था और लेकिन मेरा बिग 4 में मैं अप्रोच कर नहीं पाया, तो मेरी आर्टिकलशिप यही लोकल लग गई। मैं कानपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो अभी तक का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, मतलब एक आउट स्टेशन मेरा हो चुका है लखनऊ का। हाँ। और एक अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हूँ लिस्टेड। बहुत बढ़िया। तो सर उससे पूछना था कि जो एक्सपोर्ट्स होते हैं तो उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है? मतलब देखो, ये तो आपने बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे को पूरी आपकी ट्रेड समझनी पड़ेगी कि क्या ट्रेड है, कंपनी कैसे रिकॉग्नाइज करती है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, तो ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट्स उसमें ये सब इन्वॉल्व है, मेरे को तो कोई नॉलेज है नहीं इन सब की। हाँ। तो हमारी मैम जैसी बोलती है हम लोग बस ऐसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहते हैं। अभी नहीं इंस्ट्रक्शंस की फॉलो करना, आप पढ़ो ना, उस कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ो, उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, जिस ट्रेड में वो हैं उससे कॉम्पिटिटर्स उनके देखो, जो लिस्टेड कंपनी हो उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, और इंडेक्स पढ़ के देखने का ट्राई करो कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना कैसे चाहिए 115 के हिसाब से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो खाली मैम के बोलने पे थोड़ी जाना है। उसकी पॉलिसी में लिखा है कि जैसे ही मतलब हमारा एक्सपोर्ट अगर हम जब कर रहे हैं, जैसे ही शिपिंग हुई, राइट, जैसे ही वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। तो शिपिंग का ये था कि इन ट्रांजिट, जैसे अब मार्च एंड हो रहा है, हाँ, इन लोगों ने माल भेज दिया, अब वो इन ट्रांजिट है, तब भी लेकिन इन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि हमारे कंट्रोल से चला गया वो। राइट, बट एक्चुअली वो इन ट्रांजिट में है, तो रेवेन्यू होना नहीं चाहिए रिकॉग्नाइज। तो ये देखो, ये तो सब्जेक्टिव कॉल है। अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ये कहती है कि रेवेन्यू शिपिंग बिल के हिसाब से होना चाहिए तो होना चाहिए, और आपका अगर गुड्स इन ट्रांजिट अप्रूवल पे जा रहा है तो हाँ फिर वो स्टॉक है तो नहीं होना चाहिए। तो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉल। तो ये तो आपको मैनेजमेंट के साथ ही डिस्कस करना पड़ेगा कि ये स्टॉक क्यों ना ट्रीट हो। अगर ये अप्रूवल काफी मैनिपुलेट हो सकता है इसमें। देखो, ये तो एक चीज है, ऐसी आपको 10 चीजें मिलेगी, यहीं पे तो ऑडिट ऑफ जजमेंट आएगी आपकी। इसी के लिए तो हम लोग बैठे हैं कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज रीजनेबल है, क्या चीज ठीक है। अब जैसे हम लोग आपकी क्लास में डायरेक्शनल रिस्क देखते थे, तो वो तो ओवर स्टेटमेंट दिखाना ही चाहेगा कि भैया जल्दी से जल्दी शिपिंग हो गई तो मार्च एंड वाला सारा रेवेन्यू। हाँ, तो उसकी सब्सिक्वेंट देखो ना, कब पहुंचा है माल। ऐसा तो नहीं कि वो रिटर्न आ गया, एक्चुअल ट्रांजैक्शन है या खाली बुक्स को मैनिपुलेट करने के लिए। अप्रैल में देखो उसका क्या रहा, मतलब अच्छा, मतलब जब तक हम लोग ऑडिट जब तक कर रहे हैं, बिल्कुल तो रिपोर्ट बनने से पहले हाँ सब्सिक्वेंट देखो उसका, ये बहुत अच्छा ऑडिट प्रोसीजर होता है। अच्छा, हाँ, तो ये चीजें हैं। तो अभी तो सर इंपोर्ट में कस्टम डॉक्यूमेंट्स भी जो होते हैं उसमें मतलब मेरे को ज्यादा कुछ पता तो है नहीं, मैं मतलब ऐसे देख लेता हूँ, वाउचिंग कर रहा हूँ आजकल। तो बिल ऑफ एंट्री देखो, बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से सारी चीजें ठीक है या नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पे ही हमको रिलाय करके अपनी ओपिनियन देनी है भाई, तो डॉक्यूमेंट्स तो देखने ही देखना है। वाउचिंग तो बहुत कॉमन टर्म है, वाउचिंग तो ऑडिट का इंटीग्रल पार्ट है। जो आपने टीओडी देखी उसी को वाउचिंग बोलते हैं। अगर आपने क्लास देखी हो तो टीओडी तो हमारे हर सेक्शन में होती है ना, तो वही वाउचिंग है। लेकिन टीओडी अलग अलग तरीके की होती है, एक्सपेंसेस में अलग, रेवेन्यू में अलग। तो ये चीज है, ये थोड़ा डिफरेंस है कि आपने जैसे पढ़ाया था बहुत सिस्टमैटिक, जैसे कहते नहीं कि ऑडिट इज अ साइंस और आर्ट, ऐसे आप कह लो तो बिल्कुल प्रोसीजर सिस्टमैटिक तरीके से। तो बिग 4 में भी ऐसे ही होता होगा यूजुअली, मतलब होता ही होगा। हमारे यहाँ मतलब इतना मतलब वो प्रोफेशनली वो नहीं होता है, क्योंकि मैंने जब ऑब्जर्व करा तो यहाँ जैसे ऑडिट करने गए, तो जैसे आपने क्लास में एक बार पूछा था कि क्वेश्चन मैंने पूछा कि ऑडिट कैसे करते हैं, तो बंदा गया सीधा हाँ जी भाई सारे लेजर निकाल दो, हाँ सारे वाउचर दे दो, हाँ मैच करने बैठे। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा ऐसा ही हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सिस्टमैटिक तो करो, कुछ मटेरियलिटी वगैरह तो लो। ऐसे क्या सारी चेक करोगे आप? ऋतिक, ये तो लिमिटेशंस हैं अपनी इंडस्ट्री की। तो आप कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करवाओ अपनी फर्म में, थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन करवाओ जैसे टॉप फर्म्स में होती है। मैं सर वो 80-20 वाला रूल लगा देता हूँ जो आपने उससे कहा था क्लास में, पैरेटोस प्रिंसिपल था ऐसे कुछ। मैं वही सॉर्टिंग करके 80 टोटल का 80% निकाल के ऊपर वाले निकाल लेता हूँ ट्रांजैक्शन।
तो बहुत ही बढ़िया है, फिर आप तो बहुत आगे जाओगे यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद हैं, सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी फर्म में। आप देखना कि आपकी फर्म की प्रोसेसेस कितनी इंप्रूव हो जाएंगी आपकी वजह से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी होप तो यही है कि इसके बाद अब बिग फोर अप्रोच करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिग फोर में भी होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट यार ऋतिक। थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू यार। तो और कोई क्वेरी? चिराग सर वाइंड अप करें सेशन को, कोई और क्वेरीज दिख रही हैं आपको? चैट में है शायद। लक्ष्य भी कुछ पूछना चाहते हैं। लक्ष्य 1 मिनट आता हूं मैं। अक्षर पूछ रहे हैं सर, कॉरेस्पोंडेंस कॉलेज से आगे प्लेसमेंट में इफेक्ट आता है क्या? अक्षर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जब आपकी आर्टिकलशिप इतनी अच्छी जगह से हो रही है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कॉलेज नहीं पूछेंगे। योर आर्टिकलशिप विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर placement. My brother transferred from Rajasthan University to University of Mumbai. That way you won't have to do correspondence and you would be able to manage exams. Akshat, आपका आंसर पंकज ने कर दिया है। पंकज is saying कि his brother transferred from Rajasthan University to University of Mumbai. That way you won't have to do correspondence and you would be able to manage the exams also. तो ये एक alternative solution हो सकता है, right? तो चलें अपन, एक तो लक्ष्य के पास चलना था, वो लक्ष्य कहाँ चले गए? हाँ लक्ष्य, हाँ जी लक्ष्य। हाँ सर, हाँ जी लक्ष्य जी। लक्ष्य सर, जैसे आपने अभी लिंक्डइन कहा था कि लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं हम लोगों को, राइट। तो मतलब मैंने कनेक्ट किया था काफी लोगों से और एक मैसेज भी ड्राफ्ट किया था कि लाइक थैंक्स फॉर बीइंग कनेक्टिंग एंड थोड़ा अपने बारे में बताया, फिर उनके बारे में आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू। बट मोस्टली का होता है कि रिप्लाई नहीं आता है, तो मतलब कैसे करें? लक्ष्य करते जाओ बस, रुकना नहीं है। मेरे को एक स्टूडेंट अपने याद आ रहे हैं, आज है नहीं वो सेशन में, किसी सेशन में इनवाइट करते हैं, गौतम तनेजा नाम है उनका। तो उन्होंने भी 15 दिन पहले ये बोला कि मैंने हर जगह ट्राई कर लिया, मेरे को कहीं से नहीं आया, मेरे को ये बताओ कि मैंने आपकी क्लासेस भी देख ली, मैंने बोथ ग्रुप्स भी क्लियर कर लिए हैं, मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, तो मेरे को कॉल क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने कहा बस पेशेंस इज द की। एक हफ्ते बाद बात हुई, चारों बिग फोर से कॉल थे उनके पास, चारों बिग फोर से शॉर्टलिस्टिंग थी, तो ही वाज कंफ्यूज में कि मैं ज्वाइन कहाँ पे करूं। तो पेशेंस इज द की, मैंने आपको बोला कि कोई दिक्कत ही नहीं है, खाली ट्राई करते जाओ, कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी सोर्स छोड़ो मत, अपने सारे हाथ पैर मार लो, इंटरनल एक्सटर्नल कनेक्ट सारी चीजें करते जाओ, पक्का अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सेकेंडली लक्ष्य कि कभी कभी अगर कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते, जेनरिक बातें अगर हम करते हैं ना, जैसे कि हाउ आर यू और हाउ योर वर्क इज गोइंग, तो जनरली रिप्लाई नहीं करते हैं लोग लिंक्डइन, क्योंकि हर किसी के पास 20 मैसेज 10 मैसेज डेली के होते हैं। तो अगर कोई पॉइंट टू पॉइंट आपको काम है, आप डायरेक्ट लिखो, किसी को बुरा नहीं लगेगा कि इसने काम बोल दिया मुझे। अगर आपको सीवी रेफर करवाना, आप डायरेक्टली लिखो, उसका रिप्लाई आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। बट सर थोड़ा मतलब एक तरह से रिव्यू टाइप नहीं होगा कि मतलब एक just Lakshay, you can say hi, give your brief background and you can say that I need your help in this case, please do the needful। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है वो, कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है, आप वैसे ही काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू लक्ष्य। एक लास्ट मिथिलेश का और ले लेते हैं अर्चित। हाँ आई थिंक लास्ट ले लेते हैं बस, और एक क्वेरी बस चैट पे आई हुई है। हाँ जी मिथिलेश। सर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि सर मेरी स्टडीज भी है फाइनल की, कैसे मैनेज करूँगा, और मेरे को डर लग रहा है कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाऊंगा तो इधर इफेक्ट नहीं करेगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको कौन सी कंपनी में, अच्छी कंपनी में अगर मिल रही है तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली जाओ। 3 मंथ्स की लीव तो शायद वहाँ अलाउड होती है, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है मिथिलेश कि अगर बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो उन्होंने अपने अटेम्प्ट भी डेफर कर दिए, जस्ट बिकॉज कि इतना अच्छा लाइफ टाइम एक्सपोजर मिल रहा है, इसको छोड़ना तो नहीं बनता। मैनेज तो हो जाएंगी स्टडीज, किसी ना किसी तरह हो जाएंगी, 3 महीने की छुट्टी भी मिल जाएगी, लेकिन आपको ये प्लान आउट करना है कि अगर आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी में है, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको मत लूज आउट करना। दैट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। पोस्ट क्वालिफिकेशन भी ऐसी कंपनी से कई बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मिल जाती हैं। चिराग आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे इसमें।
कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको क्या करना चाहिए? मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जैसे छुट्टी हो सकता है कम मिले, मुझे भी सिर्फ 2 ही महीने की मिली थी, लेकिन प्लानिंग हो जाती है उसके अकॉर्डिंग। हो सकता है आपको उस साल ज्यादा मेहनत करनी पड़े, जब बाकी के 10 महीने है उसमें मंथ्स में ज्यादा पढ़ाई करनी पड़े, लेकिन एक्सपोजर इतना अच्छा है कि छोड़ना नहीं बनता। अगर आपको लगता है तैयारी नहीं हो रही है भाई, अगेन आप अटेम्प्ट स्किप कर सकते हो। अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अच्छी तो MNC से है तो, लेकिन 2 महीने में भी तैयारी हो जाती है। बस आपको थोड़ी प्लानिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि मैं किस टाइम पढ़ूंगा। अच्छा, यस सर। तो वही है सर कि मैं सोच ही रहा था कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करूं, क्योंकि अब मेरा आने वाला सर कुछ थोड़े मतलब 2-4 महीने के बाद मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एलिजिबल हो जाऊंगा। तो वही सोच रहा था कि कैसे कैसे क्या करूं। उसके लिए सेकेंडली अगर आप अभी सोच रहे हो तो आप एक काम करो, आप अभी से तैयारी को अपना थोड़ा पेस अप कर दो, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में कम टाइम मिलेगा। जैसे ही मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का डिसीजन हुआ था, मैंने तभी से तैयारी पेस अप कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आप अभी से अपने सुबह शाम टाइम ज्यादा निकाल के अभी से थोड़े सिलेबस को कंप्लीट करो, ताकि लास्ट 2 मंथ्स में आपका हो जाए। लेकिन हो जाएगा मैनेज। ओके सर, थैंक यू वेरी मच मिथिलेश। तो लास्ट क्वेश्चन अभिषेक का ले लेते हैं जो चैट पे आ रहा है। अभिषेक इज सेइंग कि SDC में क्या ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अभिषेक, ये ग्लोबल ये हमने कल भी क्वेश्चन लिया था, जो बिग 4 बिग 10 फर्म्स की ग्लोबल डिपार्टमेंट्स हैं, GDS सर्विसेज, GSS सर्विसेज, ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज, इनमें क्या काम है? इनमें काम है कि जो यूके और यूएस के क्लाइंट्स हैं आपके, वहां से उनका ऑडिट होता है और उनके ऑडिट टेम्पलेट्स यहाँ पे आते हैं। बैकशोर काम इसको बोलते हैं, क्लाइंट फेसिंग ये नहीं है। और यहाँ पे आपकी MNC कल्चर पूरा आपको मिलेगा, बिग 4 कल्चर पूरा मिलेगा। ऑफिसेस गुड़गांव में भी हैं, टॉप मेट्रो सिटीज में भी हैं, लेकिन जो काम है बस वो क्लाइंट फेसिंग नहीं है, बैकएंड काम है। टेम्पलेट्स आपके पास आएंगे, आपको वर्क पेपर्स बनाने होंगे, ऑडिट टेस्टिंग करनी होगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे और वो आपको करके ऑफशोर कंपनीज को भेजने होंगे। वहां पे आपकी बात भी क्लाइंट से ओवर द कॉल होगी, बस क्लाइंट के ऑफिस में जाने का नहीं होगा। मैंने काफी लोगों को देखा जो इंडियन प्रोफाइल से इन प्रोफाइल में माइग्रेट करे हैं, तो बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए, आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। राइट, तो अभिषेक का भी क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिया है। तो आज का सेशन वाइंड अप करें चिराग जी, क्या कहते हो? बिल्कुल 1 घंटा हो गया है आई थिंक। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं गाइस, फिर से हम आते रहेंगे और जो भी डाउट्स वगैरह होंगे definitely we'll take up. So thank you very much guys, thank you very much for attending this session. Okay, bye bye, thank you, good night.